न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या है। लिखा है अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटॉमिक फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। ठीक है, मतलब एक पिस्टन है, पिस्टन में ना एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो प्रेशर है, ठीक है, मेरा जो प्रेशर है वो कितना तुम्हारा 1 एटॉमिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? आगे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 5 लीटर्स टू 10 लीटर्स। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ना दो चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ देखो मेरे पास एक इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम भी है और मेरे पास एक फाइनल वॉल्यूम भी है। हाँ बिल्कुल, इनिशियल है फाइनल है, 1 2 बोलो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब इनिशियल फाइनल दे के रखा है तुम्हारा। सबसे फर्स्ट क्या है तुम्हारा 5 लीटर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारा 10 लीटर्स। ये दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में और क्या बोल के रखा है, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब ये कितना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब Q का वैल्यू भी दे के रखा है विच इज 400 जूल। क्या बोला गया है, फ्रॉम इट सराउंडिंग डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा U कितना है तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे चीज़ें जो तुम्हें ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहाँ पे 1 एटॉमिक प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 1 एटॉमिक प्रेशर में तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना, जो प्रेशर होता है, प्रेशर का SI यूनिट जो है वो होता है पास्कल, तो तुम इसमें नहीं रख सकते। दूसरी बात, वॉल्यूम में जो है ना वो लीटर्स में नहीं रख सकते, तुम्हें उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़ें हैं, पहले उसको ध्यान दो। पहला है तुम्हारा 1 एटॉमिक प्रेशर, इसको तुम लिख सकते हो, हमेशा याद रखना 1 एटॉमिक प्रेशर वो होता है तुम्हारा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये चीज़ ध्यान देना हमेशा। अगर 2 एटॉमिक प्रेशर है तो 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵. समझ में आ रहा है? ये सिर्फ 1 के लिए है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा, मेरा जो इनिशियल है वो है तुम्हारा 5 लीटर्स। 5 लीटर्स क्या हो जाएगा बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू, क्योंकि तुम्हें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा तुम्हारा 10⁻³ मीटर क्यूब। याद रहेगा? दूसरा है तुम्हारा 10 लीटर्स है तो ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब मेरे पास ना हीट है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, और अब मुझे निकालना है डेल्टा ई। मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा जो फर्स्ट लॉ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं बताओ? डेल्टा यू क्या होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ? डेल्टा यू क्या होता है? हाँ, क्यू माइनस डेल्टा यू हो गया तुम्हारा क्यू माइनस डब्ल्यू, बट क्यू वैल्यू दिया है लेकिन डब्ल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो हाँ, तो मुझे अब ना डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू मतलब क्या होगा? वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बता दो? पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बताओ? पी वी एफ माइनस वी एफ, बराबर है ना? ठीक है, ओके, एक काम कर लेता हूँ, मैं यहीं से ये चीज़ को निकाल लेता हूँ। अगर सपोज करो ये वी एफ है 10 लीटर्स और ये 5 लीटर्स, तो 10 - 5 इज व्हाट? 5 लीटर। तो 5 लीटर आ गया, उसको ही मैं एक काम करता हूँ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। प्रेशर में कोई टेंशन नहीं है, उसको मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻³ राइट। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बता देना जरा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 5 के साथ 5 3 सा 50 है ना, 5 1 सा 5 6 0 5 5.065 इंटू 10⁻² कितना आ जाएगा? ये 5 है माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। क्या है तुम्हारा? ये वर्क डन है, तो वर्क डन किस में होता है तुम्हारा? जूल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वर्क डन। अब मैं वर्क डन को क्या करूँगा? इसके अंदर पुट अप करूँगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिखूँगा पुटिंग इन 1। याद रहे ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम लिखना चाहो तो लिखना।
इससे कैसे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा दिखता है कि मतलब जितना अच्छे से लिख सकते हैं। पुटिंग इन 1 तो तुम्हारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू। व्हाट इज द वैल्यू फॉर Q? Q है तुम्हारा 400 जूल और ये है तुम्हारा 5.065 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये 10⁻² है मतलब 100, तो अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 506.5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 400 माइनस 506.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैंने इसको माइनस किया तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, विच इज 5। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लगभग यही आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 106.5 यस, माइनस में भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन इंटरनल। समझ में आ रहा है? सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें बस ध्यान देना अच्छे से। ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A system releases 130 kilojoule of heat while 109 kilojoule of work is done on the system. ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या दिया है? क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली चीजें यूज कर सकता हूँ? जरा देखो, हीट कितना दे के रखा है 130 किलोजूल, राइट है? समझ में आ रहा है? दूसरा क्या देख के रखा हुआ है? वर्क डन। तो W का भी वैल्यू दे के रखा है विच इज 109 किलोजूल। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द इंटरनल। तो डेल्टा यू कितना होता है तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल्टा यू तो मुझे ऑलरेडी पता है क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू, मतलब 130 माइनस 109। याद रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बताया किलो जूल है तो 10⁻³ करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, 2 है ना? ठीक है, तो जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 21। तो 21 ये देखो याद है, ये दोनों किलो जूल्स में ही थे, मैंने कन्वर्जन किया ही नहीं। ये होगा तुम्हारा डेल्टा यू। क्या ये चीज क्लियर है? समझा ना? ठीक है, चलो बोलो। बोला ना, एमसीक्यू में सेक्शन ए में यही आता है वैसे क्वेश्चन। चलो हाँ, इसके बाद जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बोलो। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज व्हाट? 75%। एफिशिएंसी है मतलब ईटा का वैल्यू देकर रखा है, कितना है 75%। ठीक है, चलेगा। आगे क्या लिख के रखा हुआ है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, मतलब TH दिया है, वेरी गुड, कितना है 727 डिग्री सेल्सियस। याद रहे ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 727 प्लस डिग्री सेल्सियस में ना, थर्मोडायनामिक्स में अगर यही नहीं आया तो मतलब क्या है? ठीक है, हाँ बोलो 273। हमेशा याद है डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 0001, मतलब 1000 ही आएगा 1000 केल्विन। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर इन हॉट रिजर्वायर, राइट? ठीक है, ये हो गया। और क्या बोल के रखा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। अच्छा, तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, ओके। हम लोग ने हीट इंजन्स देखा है, उसके इक्वेशंस देखा। बस याद रहे हमारा जो कार्नोट इंजन होता है, कार्नोट इंजन भी सेम इसी तरह होता है। तो इसका अगर एफिशिएंसी मुझे निकालना हो तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, सी जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। लेकिन एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे TC चाहिए तो पहले मैं TC को एक साइड में रख लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा TH माइनस TC/TH। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ईटा TH इज इक्वल टू TH माइनस TC। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो TC विल बी इक्वल टू व्हाट? TH माइनस ईटा TH, बराबर है ना? तो अगर मैंने सपोज TH कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा क्या 1 माइनस। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। व्हाट इज TH का वैल्यू 1000, 1 माइनस एफिशिएंसी कितना है? तो 75% मतलब 75/100, बराबर है? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 1000 100 माइनस 75 अपॉन 100, ये 0 कट, आंसर इज 250। क्योंकि ये टेम्परेचर है हमारा, ये किस में आया तुम्हारा
केल्विन में आ गया। समझ में आ रहा है? ये केल्विन है, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। क्योंकि ये केल्विन में आया है तो तुम्हें इसको इसमें भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो फर्स्ट वाला टेम्परेचर था वो डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ पर ला के रखते हो तो ये चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें इसको वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस में है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273। अगर पहले से केल्विन में है उसको डिग्री सेल्सियस करना है तो क्या करोगे? माइनस कर दो। 270 माइनस 273 कितना बचेगा? माइनस 23 टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन कोल्ड रिजर्वायर इज, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे 102 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से मैं तुम्हें एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स से ना कोई भी सम को स्किप मत करो, थोड़ा बैठो शांति से वहाँ पे समझो पहले। अगर तुम्हें लग रहा है न्यूमेरिकल बहुत टफ लग रहा है तो टफ नहीं है, वो खाली बड़ा है, तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है बस। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम। बोलो क्या लिखा हुआ ये? कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन पे। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे बता सकते हो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? के से। वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा के। के विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होता है बताओ? टीसी अपॉन टीसी अपॉन वेरी गुड, ये होता है तुम्हारा टीएच माइनस टीसी। तो ये तो एकदम डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा टीसी क्या है और टीएच क्या है। तो बस याद, टीएच मतलब क्या होगा? हॉट रिजर्वायर। तो जो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा डिग्री या केल्विन का दिखेगा, वो तुम्हारा टीएच बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? टीएच क्या हो जाएगा? टीएच क्या हो गया? 300 केल्विन। सिंपल लॉजिक, हाँ ठीक है। और टीसी हो जाएगा तुम्हारा 250 केल्विन। बस मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। टीसी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 250, टीएच का वैल्यू हो गया 300 माइनस 250। तो ये हो गया तुम्हारा 250 अपॉन 50। आंसर क्या आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? आंसर इज 5, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है तो इसका यूनिट नहीं आएगा। तो ये है आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर का। हाँ, थोड़ा ये सोचो क्या लिखा है इसका मतलब। इसको इग्नोर मत करना बस, ठीक है। एक आइडल गैस है, इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक आइडल गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस के इसमें लेकर जाया जाता है। और यहाँ पे लिखा होता है कि इफ इट डज, अगर वो जो सिस्टम है 2000 जूल का वर्क कर रहा है ऑन एनवायरनमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, मतलब कितना हीट आ रहा है। बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है क्यू, ठीक है। अब क्यू है, W है, और एक और चीज है आइसोथर्मल, मतलब इससे कुछ निकल सकता है क्या? अगर मैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखूं तो वो होता है तुम्हारा डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। W तो दिख भी रहा है, Q तो मुझे निकालना है। बात आ रही है तुम्हारा डेल्टा U। डेल्टा U सिंपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मुझे एक चीज पक्का मालूम है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मेरा जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट। कंफर्म है, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर डेल्टा T तुम्हारा 0 है तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है, सिंपल है ना? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो गया तुम्हारा डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ये तुम्हारा 0 हो गया, ये Q हो गया, ये माइनस W हो गया। माइनस W की इधर भेज दो तो Q विल बी इक्वल टू W, बट W का वैल्यू क्या है? 2000 जूल। मतलब मेरा हीट भी कितना होगा? सेम।
लॉजिक समझ में आ रहा है ना? कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है फिलहाल। क्या इतना क्लियर है? अभी आगे जो है वो थोड़ा अलग है। अलग मतलब ना, ये जैसे हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन था ना, उसका तुम्हें पता होगा उसका डेरिवेशन कैसा है। तो हम लोग वो 2 क्वेश्चन करते हैं अभी। क्या ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है एन आइडल मोनोएटमिक गैस इज एडियाबैटिक। पहले ये समझ लो, हमारे पास जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर किसका हम क्या लिखा हुआ यहाँ पर? मोनोएटमिक गैस। याद रहे ये हमेशा जो मोनोएटमिक गैस रहेगा वो होगा तुम्हारा हमेशा 5/3, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ फॉर मोनोएटमिक। ये हमेशा याद रखना, मोनोएटमिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान रखना। इज एडियाबैटिकली कंप्रेस सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर का क्या है? डबल, 2 टाइम्स ऑफ टी। अगर ऐसा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, मतलब P2/P1 कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा? ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज है। अब देखो, याद रहे यहाँ पर ना एडियाबैटिकली ये जो टर्म है ना वो लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। मुझे बस एक ही चीज पता है, वो है हाँ, Q तो 0 हो गए। ऑल्सो प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन है, मतलब PV रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, ऐसे है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो PV होता है वो होता है मेरा nRT। तो अगर सपोज मैंने यहाँ से V का वैल्यू निकाल लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा nRT डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, समझा? चलो अभी तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगा बताओ? ये हो गया तुम्हारा P, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया तुम्हारा nRT बाय P रेज टू गामा इज इक्वल टू C। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ। देखो अभी ये P अपने जगह पे, ये गामा है। क्या ये गामा सबके साथ जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा n रेज टू गामा r रेज टू गामा t रेज टू गामा डिवाइडेड बाय p रेज टू गामा इज इक्वल टू C। याद रहे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, सिंपल, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा p रेज टू 1 अपॉन p रेज टू गामा, हाँ राइट, ठीक है। और बाकी के जितने भी ऐसे टर्म्स हैं उसको तुम इस तरह से लिख सकते हो कि हाँ, टेम्परेचर के बारे में बात भी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ T रेज टू गामा लिखता हूँ, बाकी सब ना वो साइड भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C, क्या क्या बचा है? n रेज टू गामा r रेज टू गामा, और कुछ बचा है? राइट, ठीक। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? P1 माइनस गामा लिख सकता हूँ, a रेज टू डिवाइडेड बाई a रेज टू माइनस, और ये होगा T रेज टू गामा विच इज इक्वल टू C अपॉन n रेज टू गामा r रेज टू गामा। क्योंकि यहाँ पर ना दो चीज के बारे में बात किया गया, इनिशियल और फाइनल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये है तुम्हारा 1 और ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको जानना। कांस्टेंट में क्या 1 2 लिखना, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये है, मैं इसको अगर सपोज इक्वेशन 1 कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा P2, सिमिलरली 1 माइनस गामा T2 गामा C अपॉन n रेज टू गामा r रेज टू गामा इस इक्वेशन। समझा क्या किया मैंने? समझ में आ रहा है? चल अभी हम लोग इसको आगे करते हैं। एक बार मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर सपोज आगे प्रोसीड करूं, मैं 1 और 2 को अगर मैं साथ में लिखूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं ये देख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 कि मेरा ये टर्म का वैल्यू ये है और ये दूसरे टर्म का वैल्यू भी ये है। तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, मेरा ये हो जाएगा T1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू
T2 1 माइनस गामा T2 रेज टू गामा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो किसका चाहिए, P1 बाई P2 नहीं, P2 बाई P1 का चाहिए था, वही था ना? मुझे P2 बाई P1 चाहिए, ठीक है, तो मैं उसी चीज के ऊपर ध्यान दूंगा। P2 बाई P1 चाहिए, तो ये टर्म को इधर भेज देता हूँ, ये टर्म को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P2 1 माइनस गामा अपॉन P1 1 माइनस गामा, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 रेज टू गामा T2 रेज टू गामा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का पावर सेम है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, P2 बाय P1 रेज टू 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा तुम्हारा T1 बाय T2 रेज टू गामा। कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ना टेम्परेचर के बारे में भी बात है। T2 क्या है तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, T2 बाय P1 1 माइनस T2 क्या है तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ T1। इससे कुछ होगा गामा, सॉरी, जो T1 है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा T2 P1 1 माइनस गामा, ये हो गया 1 बाई 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके ना। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है, मुझे P2 बाई P1 चाहिए ना, तो मुझे दिक्कत कौन दे रहा है, 1 माइनस गामा। तो 1 माइनस गामा को अगर मैं वो साइड भेजता हूँ तो क्या होगा, सिंपल, √2 है, √2 को अगर मैं वो साइड भेजूंगा तो क्या होगा, मतलब कैसे लिखते हो तुम लोग, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ ये √x है, राइट ना, तो भी ये √x है तो तुम इसको ऐसे लिख रहे हो ना, x रेज टू 1 बाई 2, तो इसको जब तुम लोग वो साइड भेज रहे हो तो ये हो जा रहा है x रेज टू 2, या फिर अगर इधर x स्क्वायर है इसको उधर भेज रहे हो तो x रेज टू 1 बाई 2 बन रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यही चीज हो रहा है ना, तो ये चीज मैं इसके साथ भी तो कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा एक सिंपल सा इक्वेशन तैयार होगा, वो ये होगा कि P2 बाय P1 अपने जगह पे है, याद रहे ये 1 बाई 2 है, रेज टू गामा है अपने जगह पे, और ये होल रेज टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा उधर गया तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा। समझा कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, ओके। राउंड रहता तो अब तक लिख दिया था, ऐसे छोटे मुझे जाता। क्लियर है? बस मुझे ना एक चीज इसमें पता है, हाँ गामा का वैल्यू मुझे पता है, क्या था गामा का वैल्यू, है ना, सिंपल 5/3। तो अब मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ P2 बाय P1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू 5/3, ये अपने जगह पे है, ओके। नाउ ये दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 5/3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1 बाई 2 रेज टू 5/3, ये क्या हो जाएगा बता दो जरा, -2/3 या फिर 3/-2 लिख दो, चलेगा ना? ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2, और सबको ये मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडाइसिस बोलता है a रेज टू m रेज टू n है, तो ये होगा a रेज टू m इंटू n, ये होता है ना, ठीक है। तो ये 1/2 है, ओके, और तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, -2 है तो यहाँ पे हम माइनस डाल दें, इससे ये जो 3 वाले टर्म है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे, 1/2 रेज टू -5/, ठीक है। अब नहीं ये माइनस टर्म जो टर्म है ना उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं एक सिंपल सा काम क्या कर सकता हूँ, मैं 1/2 को क्या मैं 2 रेज टू -1 लिख सकता हूँ, समझा? ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान दूँ तो ये हो जाएगा 2 रेज टू -1, और ये बाहर क्या है तुम्हारा -5/2, समझा कि नहीं? इससे क्या हुआ, माइनस माइनस जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 रेज टू 5/2, ठीक है। हमें लास्ट का आंसर चाहिए, तो मुझे इसको और भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरह से और सॉल्व कर सकता हूँ,
बोलो बोलो, ये अपन ने किया है, ये हम लोग ने मैथ्स में किया है कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील करता है। हाँ नहीं सिंपल, मैं तुम लोगों को बोला था याद करो, सिंपल सिंपल। हाँ ये 2⁵ है, तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2⁵1/2⁵5 नहीं समझा? तो व्हाट इज 2⁵1/2? √2। तो ये हो गया तुम्हारा √2⁵, तो इसका मतलब क्या है, √2 कितनी बार है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ √2, ठीक है ओके। अब मुझे एक चीज पता है, √2 क्या हो गया 2, √2 और ये तुम्हारा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 4√2। बट व्हाट इज द वैल्यू फॉर √2? 1.414। ये याद रखना, लॉग का यूज तो वैसे भी करोगे, ये √2 का वैल्यू याद रखना 1.414। अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, बता देना, 4 4 16, 4 1 4 5, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 5.65। ये आपने क्या निकाला, P2/Q। नाउ अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इसका यूनिट क्या है? नो यूनिट। अब बोलो सर तो कट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर का है पास्कल, ये भी प्रेशर का है, तो पास्कल पास्कल कट होगा, ठीक है ओके। तो ये था मेरा आंसर P2/P1। समझा कि नहीं? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे देना, बाकी तो एकदम अरे और छोटा हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना? नहीं? तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें पता हो कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। देखो बहुत कम चांसेस का क्या लिखा है, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है टेक्स्ट बुक में, और यहाँ पे जो मैंने बताया वो एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो तुम्हें इस फिगर में दिख रहा है। अब बोला गया कि कैलकुलेट करो वर्क डन 25 साइकिल्स में कितना होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये चीज घूम रही है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये 25 बार अगर घूमेगा तो वर्क डन कितना होगा, तो मैं ये फाइंड आउट करना। समझा? ये कौन सा डायग्राम है, पीवी। तो पहले ना मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार ये चीजें शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, हर चीज के बारे में मुझे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे फर्स्ट मेरा जो फोकस रहेगा, पहले मुझे ये देखना है कि ये सर्कल है भी या नहीं, ठीक है। अभी देखो सर्कल, अगर ना कोई भी एक शेप सर्कल होता है ना, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, सपोज ये अगर सपोज करो, हाँ ठीक है, तो अगर सपोज करो ये सर्कल मैंने बता के रखा है, ठीक है। तो सर्कल एक सेंटर से बनकर, मतलब तुम देखोगे ना हर जगह उसका रेडियस सेम होता है। तो अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हर जगह 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ना मुझे यही नहीं पता है और मेरा टेक्स्ट बुक में लिखा भी नहीं है कि ये एक सर्कल है, तो पहले मैं ये देखूंगा क्या ये सर्कल है। अगर सर्कल है तो डायग्राम ठीक है, अगर सर्कल नहीं है तो डायग्राम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले देखो सर्कल है तो टेंशन नहीं, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सवाल यही है कि हम लोग शुरू कैसे करें। अब देखो ये है तुम्हारा प्रेशर का लाइन, नंबर्स दिखाई दे रहेगा तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 11 तक है, और ये तुम्हें ना ये वॉल्यूम का लाइन दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख के रखा है, वॉल्यूम जो है वो है तुम्हारा 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये है तुम्हारा पास्कल में, मतलब 10⁵5 पास्कल। समझ में आ रहा है? ये चीज लिख के दिया हो, और ये एक सर्कल तुम्हारे सामने इस तरह से हाइपोथेटिकल साइकिल है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना वैल्यू आ सकता है। जैसे अगर सपोज करो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, यहाँ पर V विल बी इक्वल टू व्हाट, कहाँ से कहाँ दिख रहा है तुम्हें, 2 और 6
समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्या हो जाएगा, तुम कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? 6 में से 2 माइनस करोगे कि 2 में से 6 माइनस करोगे? 6 में से 2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2। तो मेरा जो फाइनल है, फाइनल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ? ये 6 माइनस 2 है, तो कितना आएगा आंसर? 4। तो 4 इंटू 10⁻³ -3 मीटर। अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो यहाँ से भी वैल्यू सेम आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल? मतलब ये जितना है उतना ये भी होना चाहिए था, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या पता चलेगा मुझे प्रेशर के बारे में? शुरू कहाँ से हो रहा है ये? 1। खत्म कहाँ पे हो रहा है ये? 11 पे। तो आंसर कितना आ सकता है? 5.5। हाँ बोलो बोलो। 5.5। ये है 11 और ये है 1। बोलो ना, क्या हो गया? 5.5 किसे 5? थोड़ा दिमाग लगाना। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या 10? अच्छा ऐसे माइनस कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये देखो हम लोग, अच्छा यहाँ पर इस तरह से बनाया गया, जैसे मैं कैलकुलेट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इस तरह से 10 होगा। तो टेक्स्ट बुक में एक बार देख सकते हो डायग्राम किस तरह से सेम है क्या? नंबर्स वगैरह खाली देखो, नंबर्स जो है वो सेम है, पक्का श्योर? हाँ बंद। अभी देखो ये जो क्वेश्चन में लिखा है ये एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है। अब यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट करो वर्क डन इन 25 साइकिल्स। मेरा पहला मेन काम क्या है? पहले मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि ये सर्कल है भी या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है, वो तरीका क्या होगा कि मैं इसको ना इक्वली पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। जैसे सपोज करो ये हो गया और ये हो गया इस तरह से। तो अगर सपोज करो इसका वैल्यू जो आता है वही वैल्यू अगर इसका भी आए तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई पूरा का पूरा सर्कल, मतलब ये एक तरह का रेडियस बन जाएगा, ऐसा मैं बोलूँ, ठीक है। मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये ए बन गया, यहाँ से यहाँ तक समझना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा बी बन गया, ऐसे, ठीक है। समझो आप पहले चीज। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले बी का वैल्यू निकालता हूँ। तो बी का वैल्यू ये पूरा तो नहीं है, वो सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है, हाफ ही होगा। तो मैं अगर यहाँ पे b के बारे में बात करूँ तो b क्या है? ये 2 है, 6 है, तो 6 - 2 तुम्हारा 4 होगा। 6 - 2 तुम्हारा 4 होगा, लेकिन उसका भी हाफ होना चाहिए ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 10⁻³ -3 है, तो यहाँ पे -3 मीटर³। ये बात समझना। तो अगर ये b का वैल्यू इधर है तो यहाँ पे भी सेम ही आना चाहिए। अगर आता है तो मेरा बात खत्म, काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी इस चीज़ को समझते हैं। अब ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 11। व्हाट इज 11 - 1? 10। अब ये पूरा का पूरा ये 10 है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया तुम्हारा 5 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये a का वैल्यू है। तो एक चीज इस दोनों को देख के समझ में आ गया कि भाई ये सर्कल तो नहीं है, राइट, ये कुछ और है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो ना एक ऐसा बड़ा हुआ है और एक थोड़ा सा चपटा है, समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बड़ा वाला जो साइड है वो एक तरह का मैं बोल सकता हूँ ये मेजर एक्सिस बन गया। पता है एलिप्स, पता है ना? ये एलिप्स की तरह दिखाई दे रहा है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। मतलब मेरे पास एक वैल्यू आ गया है ए और बी। तो ए और बी एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है, ठीक है। अगर सर्कल होता
देखो अगर ना हमें ना वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अंडर जितना भी ऐसे लाइंस आ रहे हैं, जैसे अगर सपोज कोई मैं एक प्रोसेस लिख देता हूँ, प्रोसेस बनाता हूँ ऐसे ग्राफ कि एक वर्क डन हुआ है ऐसे था, और मेरे को किसी ने पूछा आपको ग्राफिकली आपको ये बताना है कि कितना वर्क डन कैलकुलेट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया है, शेडेड रीजन रहेगा, वो मेरा पूरा पूरा वर्क डन बता देगा, सिंपल। तो अब यही चीज मुझे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो इतना कंफर्म है कि ये सर्कल तो नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, एलिप्स है, ठीक है। तो अगर मुझे मैं लिखूंगा W यानी वर्क डन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ एलिप्स। याद रहे मैं एरिया ऑफ सर्कल नहीं लिखता, अगर एरिया ऑफ सर्कल लिखता तो फटाक से काम खत्म हो जाता। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू सेम रहता तो मैं वही फॉर्मूला लगाता, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये एलिप्स है तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स। तो एरिया ऑफ एलिप्स याद रखना क्या होता है, पाई ए, याद रखना एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई इनटू मेजर एक्सिस इनटू माइनर एक्सिस। तो मेजर को मैंने ए बोला है, माइनर को बी बोला है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 3.14, ए का वैल्यू है तुम्हारा 5 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, 3.14 इंटू 5 2 10 हो गया, मतलब 10⁻⁶ हो गया, 10⁻⁶ माइनस 3 10⁻3। ये तुम्हारा जूल। क्या मेरा आंसर खत्म हो गया, खत्म हो गया आंसर? नहीं, ये हाँ ये मेरा सिर्फ एक साइकिल का होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क डन फॉर, बताओ 25 साइकिल्स। क्या हो जाएगा बताओ, मैं क्या करूँगा मैं बस, ठीक है। ये पूरे टर्म को बस 25 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैं एक आंसर बता देता हूँ ऐसे 78.50 इंटू 10⁻³ जूल, ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन क्योंकि तुम टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ अगर मैच करना चाहते हो तो पॉइंट को एक शिफ्ट कर दो यहाँ पे, अगर लेफ्ट शिफ्ट किया तो प्लस हो जाता है, तो ये होता है तुम्हारा 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल। याद रहे ये 10⁻⁴ है, 104 नहीं हो सकता, ठीक है, 10⁻⁴। ये है तुम्हारा इसका आंसर। ये तरीका ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है।